फर्स्ट क्वेश्चन, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मीन्स। संक्षिप्त विवरण का अर्थ है ए द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग और एनी अडेंडम थ्योरेटिक फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर्ड टू इन सेक्शन 133. B the article of association of a company as originally framed or as altered from time to time or applied in purchase of any previous company law or of this act. C a memorandum containing such salient feature of a prospectus as may be specified by the Securities and Exchange Board by making regulation in this behalf. D the standard of auditing or any addendum thereto for companies or class of companies referred to in section 10 of 10 section 143. A धारा 133 में संदर्भित कंपनी के वर्ग की कंपनी के लिए लेखांकन का मानक या उसका कोई परिशिष्ट. बी किसी कंपनी के एसोसिएशन का अनुच्छेद मूल रूप से तैयार किया गया है, समय समय पर बदला गया है या किसी पिछले कंपनी कानून या इस अधिनियम के अनुसरण में लागू किया गया है. एक ज्ञापन जिसमें प्रोस्पेक्टस की ऐसी मुख्य विशेषताएं शामिल हैं जो परिभूतियों को विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध से में विनिमय बनाकर निर्दिष्ट की जा सकती हैं. डी धारा 143 के उपधारा 10 में संदर्भ कंपनियां या कंपनियों के वर्ग के लिए ऑडिटिंग के मानक या कोई परिशिष्ट. इसका राइट आंसर बोलिए. Right answer is C. A memorandum containing such salient feature of a prospectus as may be specified by the Securities and Exchange Board by making regulating in this behalf. एक ज्ञापन जिसमें प्रोस्पेक्टस की ऐसी मुख्य विशेषता शामिल है जो परिभूतियों और विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध से विनिमय बनाकर निर्दिष्ट की जा सकती हैं. Second means a company having the liabilities of its member limited of the memorandum to the amount if any unpaid on the shares respectively held by them. A company limited by guarantee, B company limited by share, C both A and B, D none of these. इसका मतलब है कि कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व ज्ञापन द्वारा उनके द्वारा रखे गए शेयरों पर क्रमश अवैधिक राशि तक सीमित है. ए गारंटी द्वारा सीमित एक कंपनी, बी शेयर द्वारा सीमित कंपनी, सी दोनों ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं. आपने इसमें एक वर्ड पढ़ा होगा शेयर, पढ़ा है ना, शेयर. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शेयर द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. इसमें भी शेयर वर्ड पढ़ा है. लिमिटेड है मेमोरेंडम टू द अमाउंट पेड ऑन द शेयर रेस्पेक्टिवली हेड बाय देम. थर्ड company liquidator in so far as it relates to the winding up of a company means a person appointed by A the tribunal in case of winding up by the tribunal, B the company of creation in case of voluntary winding up, C both A and B, D none of these. कंपनी परिसमापक जहां तक है किसी कंपनी के समापन से संबंधी है का मतलब किसके द्वारा नियुक्त है? ए ट्रिब्यूनल द्वारा समापन के मामले में ट्रिब्यूनल, बी स्वैच्छिक समापन के मामले में कंपनी या निर्माण, बी सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं. इसका राइट आंसर बोथ ए एंड बी. इसका राइट आंसर बोथ ए एंड बी. द ट्रिब्यूनल द्वारा संपन्न के मामले में ट्रिब्यूनल, स्वैच्छिक समापन के मामले में कंपनी या निर्माण, बी द ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, द कंपनी और क्रिएशन in case of voluntary winding, both A or B. The minimum number of members required while you are registering a public company. जब आप एक सार्वजनिक कंपनी पंजीकरण कर रहे हो तो न्यूनतम संख्या में मेंबर की आवश्यकता कितनी होती है? सी 7. हम क्या बोल रहे हैं? न्यूनतम संख्या में मेंबर की आवश्यकता होती है. कितनी होती है? पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर की जरूरत होती है? तो 7.
The minimum number of members that required while you are registering a private company is A5, B7, C4, D2. एक निजी कंपनी का पंजीकरण कराते समय सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? ये निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी है ना। तो इसमें कितनी जरूरत होती है बताइए? 2। डी कितनी जरूरत होती है? 2। वो थी पब्लिक कंपनी तो इसमें 7 की जरूरत पड़ती है मिनिमम नंबर, ठीक है। और ये है प्राइवेट कंपनी तो इसमें मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 2। 6. Where the company to be formed is the one person company, that is to say A public company, B private company, C both A and B, D none of the above। जहाँ बनाई जाने वाली कंपनी को एक व्यक्ति कंपनी कहा जाता है वे सार्वजनिक, बी निजी कंपनी, या सी दोनों ए और बी, या डी उपरोक्त में से कोई ही नहीं। इसका राइट आंसर ऑब्वियसली बी निजी कंपनी। 1 पर्सन कंपनी है ना, क्या है? 1 पर्सन कंपनी है ना, इसलिए निजी कंपनी। 7. द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी इज डेल्ड अंडर ए सेक्शन 12, बी सेक्शन 15, सी सेक्शन 6, डी सेक्शन 4। किसी कंपनी का ज्ञापन किसके अंतर्गत निपटाया जाता है? ए धारा 12, धारा 15, धारा 6, धारा 4। धारा 4 सेक्शन 4। 8. A company may adopt all or any of the regulation contained the model article applicable to such a company। एक कंपनी सभी या किसी एक को अपना सकती है हेनियो मिसिस मॉडल आलेख शामिल थेरेपी कंपनी पर लागू। ए ट्रू, बी फॉल्स, सी पार्शियल ट्रू, डी पार्शियल फॉल्स। ए सच्चा, बी झूठा, सी आशंकी रूप से सच, डी आशंकी रूप से गलत। इसका राइट आंसर ट्रू, सच्चा। एक कंपनी सभी या किसी एक को अपना सकती है हेनियो मिसिस मॉडल आलेख शामिल थेरेपी कंपनी पर लागू। 9. All monies payable by any member to the company under the memorandum of article shall be a debt due from him to a member, B the company, C both A and B, D none of the above। किसी भी सदस्य द्वारा देय सभी धनराशि ज्ञापन या लेखों के तहत कंपनी को उससे देय ऋण हो। ए सदस्य, बी कंपनी, सी दोनों ए और बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी द कंपनी किसी भी सदस्य द्वारा देय सभी धनराशिपन या लेखों के तहत कंपनी को उसे देय ऋण हो। बी कंपनी। 10. The company shall furnish to the registrar verification of its registered office within a period of its incorporation in such manner as may be prescribed। A 60 days, B 45 days, C 30 days, D 15 days। कंपनी को अपने निगम की अवधि के भीतर अपने पंजीकरण कार्यालय का सत्यापन रजिस्ट्रार को उस तरीके से प्रस्तुत करना होगा जो निर्धारित किया जा सकता है। ए 60 दिन, बी 45 दिन, सी 30 दिन एंड डी 15 दिन। सी 13 डेज 30 दिन। 11. Section 203 of the Companies Act 2013 deal with A managing director, B company secretary, C chef, financial officer, D all of the above। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 किससे संबंधित है? ए प्रबंध निर्देशक, बी कंपनी सचिव, सी मुख्य वित्तीय अधिकारी, या डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 किससे संबंधित है? मैनेजिंग डायरेक्टर से भी, कंपनी सेक्रेटरी से भी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी, तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। 12. Section 123 of the Companies Act 2013 deal with A unpaid dividend account, B declaration of dividend, C remuneration of auditor, D auditor
टू अटेंड जनरल मीटिंग। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 किससे संबंधित है? ए अवैध निकी लाभांश खाता, बी लाभांश की घोषणा, सी लेखा परीक्षकों का परामर्शी, डी लेखा परीक्षक को सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए। इसका राइट आंसर बी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। लाभांश की घोषणा किसी कंपनी 2013 की धारा 130 किससे संबंधित है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, लाभांश की घोषणा। 13. What is the punishment of the companies if any of the provision of section 139 to 146 is contravened? A. Fine of rupees 25,000 up to 3 lakh rupees. B. Fine of rupees 20,000 up to 2 lakh rupees. C. Fine of rupees 25,000 up to 5 lakh rupees. D. Fine of rupees 10,000 अप टू 5 लाख रुपीज। यदि धारा 139 से 146 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो कंपनी के लिए क्या सजा है? ए 25,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना, बी 20,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, डी 25,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, डी 10,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसका राइट आंसर सी 25,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। 25,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। 139 टू 146 प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो कंपनी के लिए जो सजा है 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। 14. What is the punishment of an individual or director of a company if any of the provision of section 139 to 146 is contravened? A. Imprisonment for a term which may extend to 6 months and fine up to rupees 50,000 rupees. B. Extend to 1 year and fine up to rupees 50,000 rupees. C. Imprisonment for a term which may extend to months and fine up to rupees 50,000 rupees. D. Imprisonment for a term which may extend to 6 months and fine up to rupees 1 lakh rupees. यदि धारा 139 से 146 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो किसी व्यक्ति कंपनी के निर्देशक के लिए किया सजा है। एक अवधि के लिए कारावास जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना। बी 1 वर्ष तक का विस्तार और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। सी 1 अवधि के लिए कारावास जिसे 2 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। डी 1 अवधि के लिए कारावास जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका राइट आंसर A. Imprisonment for a term which may extend to 6 months and fine up to rupees 50,000 rupees. एक अवधि के लिए कारावास जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना 50,000 रुपए। 15. Section 270 of the Company Act 2013 deal with A. Rehabilitation and Insolvency Fund, B. Declaration of Dividend, C. Remuneration of Auditor, डी मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 किससे संबंधित है? ए पुनर्वास और दिवालियापन निधि, बी लाभांश की घोषणा, सी लेखा परीक्षकों का परामर्शी और डी समापन के तरीके। डी मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, समापन के तरीके। When did the Company Act 2013 come into force? A. 1 April 2013, B. 1 March 2014, C. 1 मई 2013, D. 30 अगस्त 2013। कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? A. 1 अप्रैल 2013, B. 1 मार्च 2014, C. 1 मई 2013, D. 30 अगस्त 2013। इसका राइट आंसर डी 30 अगस्त 2013। 30 अगस्त 2013। कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? पहले तो 2013, ठीक है, फिर 30 अगस्त 17
Which section of the Companies Act 2013 deals with the effect of registration? A. Section 12 of the Companies Act 2013. B. Section 9 of the Companies Act 2013. C. Section 14 of the Companies Act 2013. D. Section 20 of the Companies Act 2013. कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा पंजीकरण के प्रभाव से संबंधित है? ए. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, बी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9, सी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14, डी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 20। इसका राइट आंसर बी. सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा पंजीकरण के प्रभाव से संबंधित है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9। Which section of the Companies Act 2013 deals with the effect of registration? 18. Which section of the Companies Act 2013 deal with rectification of the name of the company? A. Section 16 of the Companies Act 2013. B. Section 14 of the Companies Act 2013. C. Section 13 of the Companies Act 2013. D. Section 18 of the Companies Act 2013. कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनी के नाम के सुधार से संबंधित है? ए. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 16, बी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14, सी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13, डी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 18। इसका राइट आंसर ए. सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 16। 19. Section 25 of the Companies Act 2013 deals with A. Alteration of memorandum, B. Document containing offer of securities for sale to be deemed prospectus, C. Advertisement of prospectus, D. Service of document। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 25 किससे संबंधित है? ए. ज्ञापन में परिवर्तन, बी. बिक्री के लिए परिभूतियों की पेशकश वाले दस्तावेज को प्रॉस्पेक्टस माना जाएगा, सी. प्रॉस्पेक्टस का विज्ञापन, डी. दस्तावेज की सेवा। राइट आंसर बी. डॉक्यूमेंट ऑफ कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। बिक्री के लिए परिभूतियों की पेशकश वाले दस्तावेजों का प्रॉस्पेक्टस बनाया जाएगा। 20. ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट proceeding and contract is provided in section of the Companies Act 2013. A. Section 24 of the Companies Act 2013. B. Section 22 of the Companies Act 2013. C. Section 21 of the Companies Act 2013. D. Section 23 of the Companies Act 2013. दस्तावेजों, कार्यवाही और अनुबंधों का प्रमाणीकरण कंपनी अधिनियम 2013 एक एम की धारा में प्रावधान किया गया है। ए. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 24, बी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 22, सी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 21, डी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 23। इसका राइट आंसर सी. सेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 21 दस्तावेज, कार्यवाही और अनुबंधों का प्रमाणीकरण कंपनी अधिनियम 2013 एम की धारा में प्रदान किया गया है। पहले तो 2013 मिला लो, फिर धारा 21।